हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपना क्लासेस में। मैं निखिल वर्मा लेके आ गया हूँ आप लोगों के लिए एक और वीडियो अल्टरनेटिंग करंट की, जो कि हमारा अल्टरनेटिंग करंट का थर्ड पार्ट है। एक दो पार्ट और ये हमारा पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। आई होप आप लोगों को अभी तक आपने जितना भी पढ़ा है अल्टरनेटिंग करंट के बारे में मुझसे, आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके, तो आज का जो हमारा पार्ट है वो हम ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, क्योंकि आज अपने जितने भी सर्किट्स हैं उन सभी को हम लोग कंप्लीट कर देंगे। सॉरी, थोड़ा गला ख़राब है मेरा। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एसी थ्रू एलआर सर्किट, एसी थ्रू सीआर सर्किट, एसी थ्रू एलसीआर सर्किट एंड एलसी ऑसिलेशंस। टर्म से कंफ्यूज मत होना। एल का मतलब इंडक्टर है, आर का मतलब रजिस्टर है और सी का मतलब कैपेसिटर है। सब लोगों को पता ही होगा, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आप एसी को अलग अलग कंपोनेंट से गुजारते हैं तो क्या होता है, कंपोनेंट से मिलकर सर्किट बनता है। अब उन्हीं सर्किट की बात करने वाला हूँ मैं कि दरअसल वो सर्किट क्या होगा और अलग अलग टाइप के सर्किट्स में जो कॉम्बिनेशन कंपोनेंट्स को मिला के बनेंगे, उनसे अगर आप एसी को गुजारते हैं तो क्या क्या होने वाला है। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक, एसी थ्रू एलआर सर्किट। ओके बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक, जिसका नाम है एसी थ्रू एलआर सर्किट। एलआर मतलब इंडक्टर और आर मतलब रजिस्टर। तो एसी थ्रू एलआर सर्किट, सबसे पहले तो सर्किट ही बना लेते हैं भैया। सर्किट क्या है अपना? हाँ, तो एल मतलब अपना इंडक्टर, ये रहा भैया अपना इंडक्टर, और आर मतलब रजिस्टर। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं। लो भैया, ये आ गया अपना रजिस्टर, ये आ गया अपना एसी सोर्स। हाँ, तो ये अपना आ गया। अब चलो अभी पहले काम करो, एक सर्किट में एक स्विच और लगा देता हूँ मैं, ठीक है। अब क्या होने वाला है कि मैंने अभी तक तो स्विच बंद कर रखा है। ये जो अपना सर्किट है, अपना जो एसी सोर्स है, इस एसी सोर्स में जो अपना आई है वो तो अपना I0 sin ओमेगा टी। मैं एक सेकंड मार्कर चेंज कर लूँ। I बराबर I0 sin ओमेगा टी, और ई क्या है, वो होगा E0 sin ओमेगा टी। अच्छा, अगर किसी को लग रहा हो कि मैं थोड़ा धीरे पढ़ा रहा हूँ या फिर मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ, तो आप YouTube की प्लेबैक स्पीड को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं तेज़ पढ़ा रहा हूँ तो आप वीडियो को 0.5 पे या वैसे देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं तेज़ पढ़ा रहा हूँ, वो धीरे पढ़ा रहा हूँ, तो आप वीडियो को 1.5 पर या 1.25 पर तेज़ करके देख सकते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग ये अब चलते हैं। तो ये अपना अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ये इसकी पूरी कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको बता दी। अब मैंने सर्किट को कर दिया है बंद। सर्किट को बंद करने के बाद इसमें आएगा एक करंट आई। अब जो मैंने इंडक्टर लिया है उसकी तो इंडक्टेंस एल होगी, और रजिस्टर की जो रेजिस्टेंस होगी वो आर होगी, है ना। तो अब दरअसल इसमें क्या होगा, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फेज़र डायग्राम की। फेज़र डायग्राम की हम लोग बात करेंगे कि इसका फेज़र डायग्राम दरअसल क्या होगा। हम सभी को पता है कि इंडक्टर में जो हमारा करंट होता है वो लैग करता है π/2 की वैल्यू से। दैट मीन्स it will lag, the current will lag in the inductor by the value of π/2, by the phase value of π/2 और by the phase difference of π/2। तो हमें उसी के अकॉर्डिंग हमारा फेज डायग्राम बनाना है। सपोज कर लीजिए अभी दो कंपोनेंट यूज़ करें, सो वी यूज़ द 2 एक्सिस फंक्शन, वो 2 एक्सिस कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये हमारा 2 एक्सिस कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जिसमें हम लोग क्योंकि ये पीछे चलता है तो इसलिए हम लोग इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ लेंगे, पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ लेंगे। तो ये होगा हमारा एल। अब एल में दरअसल हम लोग जो ये बना रहे हैं ये ऐसे नहीं बनाएंगे, हम लोग बात करेंगे किसकी, हम लोग यहाँ पे बात करेंगे पोटेंशियल की। तो उस पोटेंशियल को हम लोग ई से डिनोट ना करके कोई कन्फ्यूजन ना हो, तो इसी वजह से उस पोटेंशियल को हम लोग सपोज कर लेते हैं कि वी का जो पोटेंशियल है वो वी एल है, और आर का जो पोटेंशियल है वो वी आर है, जो इसके अंदर जनरेट होगा जब इसमें करंट फ्लो होगा। तो जो वी एल होगा उसको हम लोग लेंगे पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ, और वी आर को हम लोग लेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, वी आर, है ना। अब हम सभी ने पढ़ा है कि ये देखो, ये इसका पोटेंशियल इधर, इसका पोटेंशियल इधर। तो हम सभी ने जब पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा था तो उसमें हम लोगों को ये चीज़ पता थी कि इसका जो रिजल्टेंट जाएगा वो कुछ इस प्रकार जाएगा, समथिंग जस्ट लाइक दिस। अब वो कितना एंगल बनाएगा वही हमारा फेज़ है, और वो डिपेंड करता है वैल्यूज़ पे कि इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो उसी के अकॉर्डिंग अपना अगला ये जो स्टेप हम लोग करने वाले हैं वो होगा। तो ये जो V है यही दरअसल हमारा रिजल्टेंट होने वाला है कि रिजल्टेंट पोटेंशियल क्या होगा। तो अब मैं बताता हूँ कि ये दरअसल क्या होने वाला है। तो V क्या होगा, V दरअसल हमारा होगा क्या, मैं पहले बता दूँ, ये फेज़र डायग्राम है, ये हमारा फेज़र डायग्राम है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा, है ना।
नहीं समझ में आया तो आप थोड़ा सा रिवर्स करके देख सकते हैं वीडियो को, और अगर फिर भी कुछ समझ में आए तो कमेंट बॉक्स तो जिंदा है ही फिर, है ना। तो v जो है हमारा होने वाला है, इसकी वैल्यू कुछ होगी इस प्रकार, वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी आर स्क्वायर और प्लस हमारा होगा वी एल स्क्वायर, है ना। ये हम सभी लोगों को पता है। तो आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को थोड़ा क्लियर हुआ होगा कि मैं आप लोगों को इतना क्यों बताया। ये जो अपना पूरा रिजल्टेंट आया है, ये हमारा आया है किसकी वजह से, जब हम लोगों ने पैरेललोग्राम लॉ लगाया था रिजल्टेंट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल को पता लगाने के लिए। तो वी आर जो हमारा होगा, देखो वी आर जो है वो नॉर्मली अपना एक रजिस्टर है, जो ओम्स लॉ को डायरेक्टली हम लोग, ये फॉर्मूला हम लोग जो हमारा होता है वी इक्वल टू आई आर वाला, उसे हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो वी एल है, वी एल के लिए मैंने वी एल जो है, वी एल जो है हमारा, उसके लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि वी एल के साथ केस थोड़ा अलग होता है। उसकी रेजिस्टेंस को हम लोग डायरेक्टली आर नहीं लिख सकते, उसकी जो रेजिस्टेंस होती है हम सबको पता है, उसे हम लोग एक्स एल से डिनोट करते हैं, जिसकी वैल्यू होती है ओमेगा एल। आई थिंक वी ऑल नो अबाउट दैट। तो उसी के अकॉर्डिंग अब हम लोग काम करेंगे, और उसमें हमारा क्या है, यहाँ तक आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों का क्या है कि हम लोग यहाँ करते हैं, ये वैल्यूज़ अब हम लोग यहाँ पुट करेंगे। तो वी स्क्वायर नहीं, अब तो यहाँ पे स्क्वायर हटा देते हैं क्योंकि यहाँ पे हमने रूट लगा दिया है, वी स्क्वायर हटा दो। तो ये हो जाएगा हमारा वी आर इक्वल टू आई आर। तो दैट मीन्स वी गॉट आई आर इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर विच वी यूज़, एंड वी एल की वैल्यू जो है वो होगी आई, देखो आई आर ही है, करंट तो सेम ही रहेगा बट रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो रही है, तो इसलिए आई तो सेम रहेगा बट आर की जगह हमारा एक्स एल आएगा, है ना। ये हमारा है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, आई को ले लेते हैं कॉमन, आई और आई, लेकिन वो कुछ इस तरीके से होगा, कैसा कि ये हमारा दरअसल पूरे का तो स्क्वायर है, हाँ यहाँ पे पूरे का स्क्वायर और है। तो जब आई आप कॉमन ले लेंगे तो वो जो स्क्वायर की वैल्यू होगी वो बाहर आके सिंगल रह जाएगी, डबल नहीं रहेगी, स्क्वायर नहीं होगी मतलब। तो ये हो जाएगा हमारा आई बाहर आ गया, एंड अंदर वी हैव ओनली आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का होल स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं। अब इस आई को मैं यहाँ लेकर आता हूँ, ये हो गया वी अपॉन आई, एंड दैट इज बिकम आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। अब ज़रा मुझे एक चीज़ बताइए, जो कि हम सभी लोगों को पता है कि जो मतलब हमारा ये ओम्स लॉ को फॉलो करने वाली जो हमारी ये चीज़ें होती हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है, मतलब हमारा क्या नाम है, यहाँ पर क्या आएगा, दैट मीन्स वी ऑल नो दैट वी इक्वल टू आई आर। तो वी अपॉन आई जो आएगा वो क्या होगा, इट विल बिकम आर, दैट मीन इट्स नॉट आर बट इट्स रेजिस्टेंस। और वो रेजिस्टेंस कौन सी रेजिस्टेंस होगी, हमारे इस पूरे के पूरे सर्किट की। तो यही हमारे पूरे के पूरे सर्किट की ये वैल्यू है, क्या कि हम लोगों को यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर जो हमारा अंडर रूट के अंदर आया है, ये दरअसल रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है हमारे पूरे के पूरे सर्किट का, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं Z से, एंड Z इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। अब आप लोग कहोगे भैया इतना बताया है तो ये भी बता दो कि इसका भी कोई अलग टर्म होगा जिससे हम लोग इसको डिनोट करते हैं। सो यस, यू ऑल आर राइट। इसको जो Z हमारा रिजल्टेंट आया है, इसको हम लोग एक अलग तरीके की रेजिस्टेंस बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं इम्पीडेंस। इट इज़ कॉल्ड इम्पीडेंस, है ना, इट इज़ कॉल्ड इम्पीडेंस। तो ये जो हमारा इम्पीडेंस है, ये हमारा रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है इस पूरे सर्किट का। अब एक छोटी बात और, आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब एक छोटी सी बात और कि हम लोग यहाँ पे ये फाई की वैल्यू और कैलकुलेट कर लेते हैं, तो हम लोग tan फाई यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। tan फाई, अब जैसे मैं इसको यहाँ पे अगर ऐसे कर लूँ तो tan फाई में हमको सबको पता है कि ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। अगर हम लोग ट्रायंगल को लेते हैं तो ये परपेंडिकुलर है, बेस है। परपेंडिकुलर की वैल्यू tan की वैल्यू tan थीटा को तो सबको पता है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है हमारा। तो उसी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर जो है वो हमारा वी एल होगा, बिकॉज वो इसके पैरेलल है, तो यही वैल्यू वी एल की वैल्यू के बराबर है। तो वी एल और ये हो गया हमारा वी आर, है ना। वी एल की वैल्यू दरअसल क्या है हमारे पास, वी एल है हमारे पास आई एक्स एल, और वी आर है हमारे पास आई आर। आई से आई कैंसिल हो गया, एंड वी ओनली गॉट एक्स एल बाई आर,
So tan phi is equal to XL/R and here we got it. तो ये कुछ चीज़ें थी और इसी जब आप लोग LR सर्किट को यूज़ करेंगे तो आपको कैसे कैसे किन टर्म्स को यूज़ करना है, रिजल्टेंट हमें कैसे बनाना है, वो सारी चीज़ें आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आई हो। तो चलिए चलते हैं अपने अगले टॉपिक। ओके बच्चों, तो अगला टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है AC थ्रू CR सर्किट। बिल्कुल सेम पहले जैसा ही कंसेप्ट है, मैं पहले की तरह ही आप लोगों को बताने वाला हूँ उसका, लेकिन इसमें थोड़ी सी जो चीज़ें चेंज हैं वो क्या चेंज, बहुत माइन्यूट सा चेंज है। हमें केवल रजिस्टर तो अपना पूरा सेम रहने वाला है, हमें बस जो माइन्यूट सी चीज़ें हैं उनको थोड़ा ऑब्जर्व करना है। सबसे पहली बात जो कि सबको दिख ही रहा होगा कि इसमें अब इंडक्टर नहीं, इसमें कैपेसिटर है। तो AC थ्रू CR सर्किट हम लोग लेंगे। भैया मैं ब्लैक से बनाऊँगा यार, मेरा मन है। तो ये रहा अपना कैपेसिटर पहले, है ना, और उसके बाद अपना रजिस्टर, ये रहा अपना रजिस्टर। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं ना। और एक की लगा दूँ मैं, अदरवाइज़ कब चालू होगा कब बंद होगा पता ही नहीं चलेगा। हाँ, तो कैपेसिटर है, इस बार थोड़ा सा मैं एकदम शुरुआत में सब बता देता हूँ। जो कैपेसिटर है वो हम लोगों ने लिया है कैपेसिटेंस C का, रजिस्टर लिया है रेजिस्टेंस R का। इसमें जो पोटेंशियल होगा वो हमारा VC होगा, इसमें पोटेंशियल ऑब्वियस सी बात है VR होगा। और हम सब ये बात जानते हैं कि इसमें जो हमारा करंट होता है वो करंट हमारा कितना होगा, π/2 की वैल्यू से अहेड होता है, मतलब कि आगे चलता है। तो इसी वजह से इसका जो पोटेंशियल होगा उसको हम लोग लेंगे नेगेटिव y एक्सिस की तरफ। दैट मीन्स वी गॉट द फेजर डायग्राम जस्ट लाइक दिस समथिंग। ओके, वी गॉट द फेजर डायग्राम लाइक दिस, जिसमें हमारा जो पॉजिटिव x एक्सिस है वो हमारा है VR ऑब्वियसली, और जो हमारा नेगेटिव y एक्सिस है वो है हमारा VC। वी टॉकिंग अबाउट द पोटेंशियल। ठीक है, तो हाँ, तो अब इसमें अपना क्या है कि हम लोग यहाँ पे जो रिजल्टेंट आएगा वो कुछ इस प्रकार आएगा, सबको पता है। एंगल हमारा फाई ये होगा विच कैन चेंज अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ VC एंड VR। ओके, तो इसमें जो अपना फाई की वैल्यू होगी वो कैसे आएगी, ये सब हम लोग इसी बारे में पूरा जो पहले डिस्कस किया था बिल्कुल जस्ट एज सिंपल सेम इसी तरीके से हम लोग अपना करने वाले हैं। तो अब उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या होने वाला है कि हमें निकालना है इन दोनों के बीच के आपस का रिलेशन, और ये जो वैल्यू आई है रिजल्टेंट वैल्यू है V, दैट इज़ द पोटेंशियल। ओके, तो C कैपेसिटर के बारे में मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम भी बताया था कि कैपेसिटर की जो हर तरीके के कंपोनेंट की अपनी खुद की एक रेजिस्टेंस होती है। तो इसकी रेजिस्टेंस को हम लोग XC से डिनोट करते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 1/ωc। एवरीबडी विल हैव टू नो अबाउट इट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, भूलना मत। ओमेगा की वैल्यू 2π/T होती है, 2π/T ही नहीं, उसकी वैल्यू एक और होती है। देखो जो ओमेगा है हमारा वो 2π/T है। ठीक है, अब ये जो T है इसको अगर आप 1/T करोगे, मतलब ये जो 1/T यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है ऊपर, वो 1/T दरअसल एक चीज़ का फॉर्मूला और होता है, सबको पता है। किसका फॉर्मूला होता है सब बताइए? वो फॉर्मूला होता है फ्रिक्वेंसी का। दैट मीन्स वी ऑल्सो हैव 1/T as the frequency, so we can also write that like omega is equal to 2πf। हम लोग इसे ऐसे भी राइट कर सकते हैं। तो इसके ये जो कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं, आई होप आप लोग भूलें ना, इनका थोड़ा ध्यान रखें क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होते हैं और इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से मिलकर क्वेश्चन बनते हैं। क्योंकि बड़ी बड़ी चीज़ें तो सब पढ़ते हैं ना, लेकिन बड़ी बड़ी चीज़ों में जो छोटी मोटी चीज़ें अगर आप इनमें अटक जाओगे तो आपका पूरा क्वेश्चन अटक जाएगा। उसी वजह से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये सब। हाँ, तो आइए बताते हैं थोड़ा सा। जो अपना सर्किट है वो अभी इसमें जो हम लोगों ने AC सोर्स लिया है उसकी I की वैल्यू I बराबर I0 sin ωt है, सबको पता है। E जो है उसकी E की वैल्यू भी E0 sin ωt होगी, सबको पता है, EMF। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये रिजल्टेंट वैल्यू निकालेंगे। तो जो रिजल्टेंट वैल्यू होगी वो हमारी क्या होगी बताइए? रिजल्टेंट वैल्यू बाय द पैरेललोग्राम लॉ और द ट्रायंगल लॉ, आप जैसे भी इसको करना चाहें। मैं पैरेललोग्राम लॉ से कर रहा हूँ, मुझे वो थोड़ा सा आसान लगता है समझने में। उसमें इवन दो अगर थोड़ी बहुत डायरेक्शन इधर उधर भी होती है तो वो भी पता चल जाती है, कौन सा पॉजिटिव जाएगा कौन सा नेगेटिव, कौन आगे कौन पीछे, इस वजह से। तो मैं पैरेललोग्राम लॉ से करता हूँ। तो इसी वजह से इसकी जो वैल्यू आएगी वो होगी V² इज इक्वल टू VR² प्लस VC²
मैं अगर ये स्क्वायर हटा दूँ तो यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा, नॉट अ बिग प्रॉब्लम। अब जो v है तो वो तो ऐसे ही रहेगा, बट जो वी आर है, v इजकल टू आई आर बाय द ओम्स लॉ, ठीक है। यहाँ पे वी सी की जगह भी आई आर, ना 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 ना, आर, यू नो द आर इन केस ऑफ द कैपेसिटर वी हैव एक्स सी, दैट मीन्स इसकी वैल्यू होगी एक्स सी, ओके। एंड एक्स सी इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा सी, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी और 2 पाई एफ, ओके। तो यहाँ तक हम लोगों का हो गया। अब आपस में इनके साथ स्क्वायर भी है इनका, ठीक है। तो v इज इक्वल टू, हाँ सॉरी एक चीज़ और, तो मैं एक काम करता हूँ, ये i और आई स्क्वायर को बाहर ले लेता हूँ कॉमन लेके, तो रूट से बाहर आके एक सिर्फ i बचेगा, तो वी हैव द i ओनली, वी हैव आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और i को मैं यहाँ पर लेके आऊँगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और वी बाई आई सबको पता है क्या होगा, रेजिस्टेंस ऑफ द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट विच इज इम्पीडेंस, एंड वी गॉट द जेड ऑल्सो, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ओके। जेड इज द इम्पीडेंस, ओके। होप यू लाइक इट, होप यू गॉट इट, होप यू अंडरस्टैंड इट। अब जो tan फाई की वैल्यू है वही सेम तरीका अपना, tan फाई, ठीक है। फाई अपना इधर है तो ट्रायंगल के अंदर ही अपना एंगल होगा, तो इसको ऐसे, सॉरी यहाँ से थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है। इसकी जो वैल्यू होगी इस लाइन की वो दरअसल VC के बराबर होगी, और इसको अगर आप ऐसे देखोगे इधर से तो ये दरअसल जो VC है ये इसका परपेंडिकुलर है, और VR जो है वो इसका बेस है, तो इसी वजह से परपेंडिकुलर अपॉन बेस के फॉर्मूले से हमें मिलेगा VC बाई VR, एंड फॉर दैट वी हैव फॉर श्योर वी हैव VC इज इक्वल टू IXC। देखो आई में कंफ्यूज मत होना कि आई चेंज क्यों नहीं हो रहा है। देखो मैंने बताया था कि ये दोनों के दोनों सीरीज़ में जुड़े हुए हैं। आज मैं सर्किट में आप देख सकते हो, जो पहला सर्किट लिया था उसमें भी हम लोगों ने सीरीज़ में ही जोड़ा था, जब हम लोगों ने LR सर्किट लिया था, CR सर्किट में भी ये सीरीज़ में ही जुड़े हैं। और सीरीज़ में जुड़े होने का एक क्या चीज़ होती है, सीरीज़ में जब वो जुड़े हुए होते हैं तो करंट चेंज नहीं होती है, और जब पैरेलल में जुड़े होते हैं तो पोटेंशियल चेंज नहीं होता है, करंट चेंज हो जाती है, करंट बढ़ जाती है टर्मिनल्स में जाके। तो इसी वजह से आई जो है वो चेंज नहीं होगा दोनों ही कंपोनेंट्स में, और ये हो जाएगा वी आर की वैल्यू हम लोग आई आर कर देंगे, आई से आई कट जाएगा, वी गॉट एक्स सी बाई आर, सो हियर वी गॉट tan फाई इज इक्वल टू एक्स सी बाई आर, ओके। आई होप एवरीबडी विल अंडरस्टैंड इट। तो यहीं तक था अपना ये जो भी मैंने आपको बताया AC थ्रू CR सर्किट में, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना। चलिए अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। ओके तो अभी तक पढ़ लिया, LC सर्किट पढ़ लिया, LR सर्किट पढ़ लिया, है ना। अब थोड़ा सा तो चलिए हम लोगों ने कौन कौन से अभी सर्किट पढ़े हैं। हम लोगों ने अभी सर्किट पढ़े हैं, अपना सबसे पहले पढ़ा था हम लोगों ने LR सर्किट, फिर उसके बाद पढ़ा था हम लोगों ने CR सर्किट। अब बात करते हैं LCR सर्किट की। देखो बाकी दोनों जो सर्किट्स मैंने आप लोगों को बताए थे वो तो इजी थे, ज़्यादा प्रॉब्लम आई थिंक आप लोगों को नहीं हुई होगी। अगर हुई है तो देखो हिचकिचाना मत, कमेंट में अपने क्वेश्चन डाल दो, मैं आंसर करूँगा। और साथ ही साथ अगर थोड़ा सा अगर आप देख सको बैक करके अपने वीडियो को, तो आपको हो सकता है कि थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाए। बाकी फिर कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नोट्स तो आपको खैर PDF में मिल ही जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में डलें। तो अब अगला जो हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं वो है AC थ्रू LCR सर्किट। थोड़ा ध्यान से मतलब पढ़ना, इसमें मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताऊंगा जो दरअसल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, है ना। देखो सबसे पहले तो सर्किट ड्रॉ करते हैं, ठीक है। चलो कोई चीज़, तो L यानी कि इंडक्टर, ये आ गया अपना इंडक्टर। अगला कैपेसिटर, ये आ गया अपना कैपेसिटर। अगला रजिस्टर, ठीक है। यहाँ तक आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। चलो अभी तक तो ठीक है। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक इंडक्टर लिया है जिसकी इंडक्टेंस L है, कैपेसिटर लिया है जिसकी कैपेसिटर C है, और एक रजिस्टर लिया है जिसकी रेजिस्टेंस R है। अब अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है। जो हमारा AC सोर्स है उसका I भी I0 sin ओमेगा t है,
जो इन EMF इसका होगा वो होगा E0 sin ओमेगा t, ठीक है। मतलब इससे जनरेट होगा जो करंट, उसकी क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या EMF जनरेट होगा उसके अकॉर्डिंग। तो अभी तक तो चलो सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो हम लोग करने जा रहे हैं वो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अब हम लोग करने जा रहे हैं हमारा जो सर्किट है उसे क्लोज करने जा रहे हैं। दैट मीन्स वी आर गोइंग टू डाउन दिस की और स्विच ऑन इट्स की, द सर्किट की। तो अब क्या होगा, करंट जाएगी आई करंट जाने पे हम लोग समझ लेते हैं कि जो इसका इंडक्टर है, इंडक्टर में जो पोटेंशियल आएगा वो VL आएगा, ठीक है। कैपेसिटर में जो पोटेंशियल जाएगा वो VC जाएगा, एंड सेम एज रजिस्टर में VR जाएगा। तो अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग हैं, क्या कैसे होगा थोड़ा माजरा, आई थिंक दिमाग आप लोगों को थोड़ा घूम रहा होगा कि हाँ आप क्या करिए, आप क्या किया जाए। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग इसके रेजिस्टेंस निकालने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग इसका फेज़र डायग्राम बनाएंगे। फेज़र डायग्राम कैसे बनेगा, देखो अब तो पॉजिटिव नेगेटिव छोड़ो, अब तो सारा ही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। अब इसमें अपना क्या होगा कि हम लोग अपना जो रेजिस्टेंस का जो पोटेंशियल होगा वो तो यहीं पे ही रहेगा एज यूजुअल, जो लिया था तीनों को इकट्ठा कर रहे हैं। पॉजिटिव वाई एक्सिस पे हमारा क्या था, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे था हमारा VL और नेगेटिव वाई एक्सिस पे था हमारा VC, ठीक है। सही लग रहा है ना, हाँ। तो अब दरअसल होगा क्या, अब जो रिजल्टेंट जाएगा, जो हमारा रेजिस्टेंस निकलेगा वो रिजल्टेंट की तौर पे निकलेगा, और रिजल्टेंट जहाँ जाएगा उसी के अकॉर्डिंग हम लोग अपनी वैल्यू लेंगे। तो देखो एक चीज़ जो स्टैंडर्ड है, जो सबको पता होगा कि जनरली हम लोग जब भी पोटेंशियल्स के बारे में पढ़ते हैं और वो भी स्पेशली कंपैरिजन जब चल रहा हो कैपेसिटर और पोटेंशियल का, तो हमेशा VL VC से ज़्यादा होगा। मीन्स बाय स्टैंडर्ड्स VL इज़ ग्रेटर देन VC। तो अब जो होगा पॉजिटिव और नेगेटिव की बात है, तो हम लोग इनका क्या करेंगे, सब्सट्रैक्शन कर देते हैं एक तरीके से। तो सब्सट्रैक्शन करने के बाद ज़्यादा में, अगर सपोज़ करो x ज़्यादा है और y कम है, तो अगर x में से y घटाओगे तो x का ही तो कोई पार्ट बचेगा। दैट मीन्स वो अब पूरी की पूरी वैल्यू जो बचेगी वो x की तरफ वाली होगी। तो इसी तरीके से जब हम लोग, क्योंकि VL VC से ज़्यादा है, तो इसी वजह से हम लोग VL माइनस VC करेंगे और वो वैल्यू हमें मिलेगी VL पर ही, यानी कि VL की तरफ ही, इसी वजह से। तो जो रिजल्टेंट आएगा वो दरअसल पॉजिटिव वाई एक्सिस और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के बीच में आएगा, और वो रिजल्टेंट होगा कुछ इस तरीके से। एंगल वी गॉट द फाई एंड दिस इज अवर रिजल्टेंट, दिस इज अवर वी एक्चुअली। सो समझ में आया, चलो फिर से बता देता हूँ। हम लोग जब भी पोटेंशियल की बात करते हैं, किसमें, कैपेसिटर और इंडक्टर में, तो पोटेंशियल की बात अगर हम करें तो पोटेंशियल जो जनरेट करता है वो VL ज़्यादा करता है एज़ कम्पेयर टू VC, मतलब सॉरी इंडक्टर ज़्यादा करता है एज़ कम्पेयर टू कैपेसिटर। तो VL जो होगा वो ज़्यादा प्रोड्यूस होगा एज़ कम्पेयर टू VC। तो इसी वजह से हम लोगों को इनका डिफरेंस करना पड़ेगा, क्योंकि रजिस्टर देखो जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है वो तो एक ही डायरेक्शन में जाएगी। वैसा थोड़ी ना होगा इधर भी चलेगी इधर भी चलेगी फिर इसका कुछ और रिजल्टेंट बना जाके, ना ऐसा नहीं होगा। तो इसी वजह से हम लोग इनका डिफरेंस लेंगे, और डिफरेंस वाली वैल्यू जो होगी वो उसी तरफ जाएगी जिसकी वैल्यू ज़्यादा है, डिफरेंशिएशन वाली वैल्यू, सॉरी डिफरेंस होने वाली वैल्यूज़ में। तो VL की वैल्यू ज़्यादा थी इसलिए VL की तरफ गया, और हमारा रिजल्टेंट जो है वो कुछ ऐसा निकल के आया। ओके, हाँ। तो अब ये V क्या होगा अब ये जो V है, मार्कर में है, अब ये जो V है ये हमारा होगा वही अपना पैरेललोग्राम लो। तो V स्क्वायर इज इक्वल टू VR² प्लस VL नहीं लेना है, अब हमें चाहिए ये, क्योंकि VL से तो अपना इन दोनों का पहले रिजल्टेंट निकाल के हम लोग VL माइनस VC निकाल चुके हैं। तो अब वो होगा क्या, VL माइनस VC का होल स्क्वायर। आई होप एवरीबडी विल गॉट इट, कैसे हुआ, ठीक है। तो होशियार बच्चे आप लोग समझ लोगे तो अब बात करते हैं इसकी, यहाँ तक हो गया। VR को हम लोग क्या लिख सकते हैं, IR, सबको पता है, लेकिन उससे पहले इनको अंडर रूट में बंद करूँगा मैं। VR होगा हमारा IR का होल स्क्वायर, VL जो है वो हमारा क्या होगा, VL हमारा होगा IXL, ठीक है ना।
अब देखो फिर से मत कहना यार कि समझ में नहीं आया, मैंने 2 बार 3 बार बता दिया आपको एक्सेल क्या है, कैसे क्या होगा, आई आर की जगह इसके रेजिस्टेंस को हम लोग एक्सेल क्यों कहते हैं, तो वो चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारा एक्सेल माइनस आई एक्स सी का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। तो आई हम लोग बाहर ले लेते हैं, बाद में कर लेंगे। आई हम लोगों ने बाहर ले लिया, ये बचा हमारा आर स्क्वायर और ये बचा हमारा एक्सेल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ठीक है, और वी अपॉन आई क्या होगा सबको पता है, बच्चा जानता है। वी अपॉन आई हमारा होगा इम्पीडेंस, जो होगा आर स्क्वायर प्लस एक्सेल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। तो वी गॉट द जेड विच इज़ द इम्पीडेंस। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ये हमारा इम्पीडेंस है, ये हमारा इम्पीडेंस है। Z इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सेल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आप इस चाहो तो इस फॉर्मूले को भी यूज़ कर सकते हो, और हो सकता है कि आपको वो लोग वो ओमेगा के टर्म में या फिर क्या नाम है C के और L के टर्म में आपको वैल्यूज़ दें। तो हम सबको पता है कि जो हमारा एक्सेल होता है ये दरअसल ओमेगा एल होता है, और जो हमारा एक्स सी होता है ये हमारा 1 ओमेगा सी होता है। ठीक है, ये वैल्यूज़ हम सबको पता है, तो हम लोग उस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे। सो वी ऑल्सो गॉट दैट z इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल की वैल्यू ओमेगा एल माइनस 1 ओमेगा सी का होल स्क्वायर। नाउ यू कैन यूज इट any of these two formulas by your relevance or by your information given you in the question। तो यहाँ तक आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अब एक चीज़ और, हाँ फाई, अपना फाई तो रह गया ना, फाई यानी कि फेज़। तो tan फाई जो है वो हमारा क्या होगा, वही चीज़ ये रहा अपना हम लोगों ने लिया। तो tan फाई हम लोगों को परपेंडिकुलर अपॉन बेस चाहिए, परपेंडिकुलर जो है वो हमारा VL माइनस VC है, दैट मीन्स वी हैव VL माइनस VC अपॉन VR, सॉरी हाँ ये रहा हमारा VR। ठीक है, ये हमारा हो गया tan फाई VL और सॉरी VL माइनस VC है, ये XC नहीं है, VL माइनस VC। अब जो VL है उसको हम सबको पता है कि हम लोग उसे IXL लिख सकते हैं, VC को हम लोग IXC लिख सकते हैं। कैसे, ये हमारा हो जाएगा IXL माइनस IXC और VR को हम लोग IR लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा tan फाई, I हम लोग कॉमन ले लेंगे, ये हमारे पास बचेगा XL माइनस XC और नीचे हमारे पास बचेगा IR, I से I गया। सो ये फाइनल हमारा निकल के आया दैट वी गॉट tan फाई इज इक्वल टू XL माइनस XC बाई R, है ना। तो ये हमारा tan फाई निकल के आ गया, सबको दिख रहा है ना, है ना। तो अच्छा नहीं दिख रहा तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, रिजल्टेंट ये आया दैट tan फाई इज इक्वल टू XL माइनस XC बाई R। ओके, तो ये हमारा हो गया। अब दरअसल एक छोटी सी चीज़ और है जो मुझे आप लोगों को बतानी है कि इसमें एक चीज़ और होती है। दरअसल हम लोग जब बात करते हैं इतने सारे कॉम्बिनेशन की, तो सिर्फ हमारे पास EMF, पोटेंशियल या फेज़ इनकी ही ज़रूरत नहीं होती, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें और होती हैं जो हो सकता है कि आपसे पूछी जाएं बाद में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वो चीज़ थोड़ी सी जो एक्स्ट्रा है हमारा इसी सर्किट को लेके। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ तो बच्चों, अब जो हमारे पास अगला दरअसल ये कोई टॉपिक तो खैर वैसा नहीं है, वो हमारे पास LCR सर्किट का ही पार्ट है, इसलिए आप देख रहे होंगे कि मैंने पूरा नहीं मिटाला है। तो हाँ, तो LCR सर्किट में जब हम लोग बहुत सारे, क्योंकि इतने सारे कंपोनेंट हमारे जुड़ रहे हैं, तो इसमें एक चीज़ और एंटर करती है जो होती है रेजोनेंस। ठीक है, हाँ तो रेजोनेंस दरअसल क्या है, इसमें कैसा है, क्या चीज़ है। देखो रेजोनेंस क्या नाम है, हम लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, पढ़ा क्या होगा, अच्छा सब पढ़ते ही हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
कंपटीशन में भी बहुत पूछा जाता है। रेजोनेंस दरअसल अपना केमिस्ट्री में जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं कि किसी स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करने किसी कंपाउंड को डिस्क्राइब करने के लिए जब हम लोग एक स्ट्रक्चर नहीं बनाते हैं तो हम लोगों को एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर बनाने पड़ते हैं। इसी पूरे फिनोमेना को रेजोनेंस कहते हैं और वो सारे स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं, है ना। वो कंपाउंड रेजोनेंस में है इसलिए ज़्यादा स्टेबल है, सब लोगों ने पढ़ा होगा। तो उसी तरीके से हमारा ये चीज़ होता है स्टेबिलिटी वाला, और उसी तरीके के कुछ कंसेप्ट हैं वो हमारे यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे मुझे आप लोगों को रेजोनेंस में क्या बताना है, मुझे आप लोगों को रेजोनेंस में दरअसल बताना है रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी के बारे में, ठीक है। तो LCR सर्किट का हो सकता है आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए या फिर रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी का ही फॉर्मूला पूछ लिया जाए जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। हाँ, तो ये थोड़ा सा इंटरनल टॉपिक है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को बता रहा हूँ यहाँ पे। तो देखो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी दरअसल क्या होती है कि रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पे जो हमारा करंट होता है ना वो मैक्सिमम होता है इस सर्किट के अंदर। रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस, जब ये सर्किट हमारा रेजोनेंस में होगा तो जो करंट आई है ये दरअसल मैक्सिमम होगा, सबसे ज़्यादा होगा। और हम सबको बताए कि करंट सबसे ज़्यादा तभी हो सकता है जब सर्किट में जो हमारी रेजिस्टेंस है या वो सबसे कम हो, ठीक है। जो हमारी रेजिस्टेंस है वो सबसे कम हो। और हमारे पास इस सर्किट की रेजिस्टेंस दरअसल क्या है, हमारे पास इस सर्किट की रेजिस्टेंस क्या है, हमारे पास इस सर्किट की रेजिस्टेंस है इम्पीडेंस, दैट मीन्स Z हमारा वो फॉर्मूला जो हम लोगों ने अभी जस्ट ड्राइव किया है, Z इक्वल टू √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अब इसको आपको अगर मिनिमम करना है तो आप मिनिमम देखो, मिनिमम तो इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है, बट हम लोग मिनिमम की बात करें, हम लोग पूरी 0 की बात नहीं करें। अगर 0 करना है तो इसके लिए R की वैल्यू भी 0 होनी होगी और XL माइनस XC की वैल्यू भी 0 ही होनी होगी। तो हम लोग इसकी 0 की बात नहीं करते हैं क्योंकि रेजिस्टेंस हम लोगों ने रजिस्टर लगाया ही इसीलिए ताकि हमें रेजिस्टेंस मिल सके। तो हम लोग फिर 0 का फ़ायदा ही क्या, रेजिस्टेंस 0 ही हो जाएगी, तो हमें तो वो लगाना ही नहीं चाहिए था। फिर तो इससे खाली छोड़ दो अपनी तार तुम। तो इसी वजह से हम लोग R की वैल्यू 0 ना लेकर हम लोग इसकी वैल्यू 0 लेते हैं, क्योंकि ऐसा तभी हो सकता है कि जब फेज डिफरेंस 0 हो। मतलब Z की वैल्यू जो है वो मिनिमम तभी हो सकती है जब उसमें फेज डिफरेंस 0 हो। और यही हमारा फेज डिफरेंस के तौर पर हम लोग क्या लेते हैं, दरअसल फेज डिफरेंस एक अलग टर्म हो गया, वो खाली समझने की चीज़ है। बट यहाँ पे हमें अगर Z को मिनिमम करना है तो हमें XL माइनस XC को 0 करना पड़ेगा। दैट मीन्स वी हैव टू टेक दिस टर्म एज टू बी 0। सो फॉर Z इक्वल टू R, Z इक्वल टू, अगर इसकी वैल्यू 0 करोगे इसकी ये 0 हो जाएगा, ये R² के ऊपर रूट होगा, रूट से स्क्वायर रूट हट जाएगा, सॉरी रूट से स्क्वायर हट जाएगा और Z इक्वल टू R हो जाएगा। तो फॉर Z इक्वल टू R वी हैव टू XL माइनस XC इज इक्वल टू 0। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। रेजिस्टेंस मिनिमम चाहिए पूरे सर्किट की, तो वो पूरी सर्किट की रेजिस्टेंस Z है। सिंपल सा समझिए, हमें पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस मिनिमम चाहिए है रेजोनेंस पे, क्योंकि रेजोनेंस पे करंट ज़्यादा होता है तो हमें रेजिस्टेंस कम चाहिए है। पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस इम्पीडेंस है। इम्पीडेंस में आप R की वैल्यू को ऐसे 0 पूरी, आप चाहो तो 0 भी ले सकते हो, बट उसका कोई लॉजिकल मीनिंग नहीं है। अगर आप 0 ही कर दोगे तो फिर R की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, फिर ये रजिस्टर लगाने का फ़ायदा ही क्या रहा, क्योंकि रजिस्टर का तो काम ही रेजिस्टेंस है। हम इसकी वैल्यू 0 भले ही ले सकते हैं, इंडक्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, क्योंकि इनका काम रेजिस्टेंस देना नहीं है, इसका काम है कैपेसिटर का कैपेसिटेंस देना और इंडक्टर का इंडक्टेंस देना, रेजिस्टेंस देना नहीं। तो इसी वजह से हम लोग इन टर्म्स को 0 करते हैं कि हम लोग फेज डिफरेंस को भी 0 मानते हैं, हम लोग इस टर्म को भी 0 करते हैं। तो इस टर्म को जब आप 0 करोगे तो वही मैंने यहाँ पर लिखा है। अब यहाँ पर क्या है कि मैं इसको उधर भेज देता हूँ। सो वी गेट XL इज इक्वल टू XC, ठीक है। XL का फॉर्मूला सबको पता होगा, अब तक तो याद हो गया होगा यार। XL का ω_L और XC का 1/ωc, ठीक है। आई होप एवरीबडी विल अंडरस्टैंड अबाउट इट। तो यहाँ पे ओमेगा जब आप ट्रांसपोज करोगे तो ये ω² हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 1/LC, ठीक है। तो ω² जो है जब आप इसको उस तरफ भेजेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1/√LC, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओमेगा का मैंने एक फॉर्मूला अभी और बताया था। ओमेगा का फॉर्मूला क्या था, ओमेगा का फॉर्मूला था 2π/T, और आप 1/T को ऐसा फ्रिक्वेंसी भी लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा ओमेगा इक्वल टू 2πf, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले बताया था। तो यहाँ पे मैं इसको 2πf लेता हूँ, ये हो जाएगा 1/√LC। सो f इज इक्वल टू 1/2π × √LC।
और ये जो फ्रिक्वेंसी अब हमारे पास निकल के आई है ये है रेजोनेटिंग फ्रिक्वेंसी, जो रेजोनेंस के टाइम पर हमें मिलती है। दिस इज रेजोनेटिंग फ्रिक्वेंसी। सो बस यही मुझे बताना था, ये थोड़ा सा लीक से हट के अपना टॉपिक है, तो थोड़ा सा लेकिन पूछा जाता है ना। तो और हमारे उसमें जो हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हम लोग पढ़ते हैं, जेई नीट वगैरह, इन सब में भी ये चीज़ पूछी जाती है। तो इस वजह से मैंने ये आप लोगों को पढ़ाया है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो अब अपने आज के लास्ट और अगले टॉपिक पे चलते हैं, वो है हमारा एलसी ऑसिलेशंस। ओके, तो अगला और लास्ट टॉपिक आज का हमारा जो कि हमारा एलसी ऑसिलेशंस। तो ऑसिलेशन सबको पता है क्या होता है, सबको पता है ऑसिलेशन बैक एंड फोर्थ वाला, जब सबने सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ा होगा तो 11th क्लास में, तो सबको उसका पता होगा कि ऑसिलेशन दरअसल क्या होते हैं। तो यहाँ पे एलसी में ऑसिलेशन भैया कहाँ से आ गए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सर्किट बनाते हैं अपना एल, यानी कि इंडक्टर, कैपेसिटर, ठीक है। हाँ, तो अभी तक तो ठीक है सब, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों ने एक इंडक्टर लिया है जिसकी इंडक्टेंस है L, और एक कैपेसिटर लिया है जिसकी कैपेसिटेंस है C। तो हम लोग क्या करने वाले हैं कि सर्किट को बंद करने वाले हैं, इसमें अब आई करंट जाएगा। ये काफ़ी सिंपल टॉपिक है, सबको समझ में आ जाएगा। हाँ, तो जो अब हम आपको बताने वाले हैं उसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। करंट इसके अंदर गया, तो ये पूरा फिनोमेना क्या है इसके बारे में मैं बताऊंगा कि हम लोगों ने जब एसी सोर्स को बंद किया, मतलब अपने सर्किट को बंद किया और एसी सोर्स से करंट निकला, तो वो करंट दरअसल गया इन दोनों कंपोनेंट्स में। और इसको तो चलो ठीक है नॉर्मल निकला, लेकिन इसके पास जो कैपेसिटर है इसके पास वो करंट जाके स्टोर हुआ और कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट हो गया। तो चार्ज स्टार्ट हो गया, फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने इसको फिर से बंद कर दिया और ये करंट फिर रुक गया, ठीक है। अब दरअसल होगा क्या कि ये जो कैपेसिटर है ये डिस्चार्ज होना स्टार्ट होगा, क्योंकि इसके साथ एक कंपोनेंट जुड़ा है और ये इसी से ही स्टार्ट होगा, मतलब इससे स्टार्ट होगा और इस पर जाके मतलब जो डिस्चार्ज होना शुरू होगा वो इसके थ्रू होगा, यानी कि इंडक्टर से। तो अब ये जब इसके थ्रू डिस्चार्ज होगा तो इसमें कुछ ऑसिलेशंस होंगी और इसमें ही होने वाली ऑसिलेशंस को हम लोग एलसी ऑसिलेशंस कहते हैं। एक बार फिर से बता देता हूँ बिल्कुल एकदम वन लाइन में कि हम लोगों ने जब एसी सोर्स को स्टार्ट किया तो मतलब सर्किट को क्लोज किया तो एसी सोर्स से जो करंट निकला वो इन दोनों कंपोनेंट से गुजरा, उसने कैपेसिटर को चार्ज किया, उस सोर्स के थ्रू कैपेसिटर हमारा चार्ज हुआ करंट के थ्रू, और वो कैपेसिटर अब पूरी तरह चार्ज हुआ। फिर हम लोगों ने अपना जो सर्किट है उसे ओपन कर दिया, यानी कि स्विच को ओपन किया। अब हम लोगों ने देखा कि कैपेसिटर जो है वो इंडक्टर के थ्रू डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो रहा है, और जिसकी वजह से इंडक्टर में हमें कुछ वाइब्रेशंस, कुछ ऑसिलेशंस देखने को मिलती हैं, और उन्हीं ऑसिलेशंस को हम लोग एलसी ऑसिलेशंस कहते हैं, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं वो एलसी ऑसिलेशंस जो हैं हमारी, उनकी क्या वैल्यू होगी। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो ज़रा एक चीज़ बताइए, ई का जो हमारे पास फॉर्मूला होता था, ठीक है, उसके लिए हमारे पास क्या वैल्यू होती थी। मतलब देखो आई तो इसके अंदर गया, ठीक है। अब जो आई हमारा गया तो हमारे पास ई की वैल्यू क्या आती थी, मैं ब्लैक से कर देता हूँ, ठीक है, मार्कर शायद थोड़ा सा कम हो रहा है। तो ई जो आया हमारे पास फॉर इंडक्टर के लिए जो ई हमारा आया उसका फॉर्मूला था एल डी आई बाई डी टी, ठीक है, ये हमारा आया, और ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। और जो कैपेसिटर है इसके लिए हमारे पास पोटेंशियल क्या होगा, उसके लिए हमारे पास पोटेंशियल होगा, देखो ये भी पोटेंशियल है और उसके पोटेंशियल को हम लोगों का फॉर्मूला होता है Q बराबर सी वी। तो V की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q बाई सी, ठीक है। तो हमारे पास ये फॉर्मूला आएगा Q बराबर सी वी, सो V इज इक्वल टू Q बाई सी। तो जो V आएगा हमारा वो हमारे पास होगा Q बाई सी, ठीक है। और टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। टोटल पोटेंशियल हमारा आया वो होगा हमारा एल डी आई बाई डी टी, है ना, और ये हमारा आ जाएगा
प्लस क्यू बाई सी। ठीक है, तो ये हमारा टोटल पोटेंशियल आया। अब हम लोगों ने दरअसल किया क्या है कि हम लोगों ने सर्किट को पहले तो क्लोज कर रखा था, अब हम लोगों ने क्या कर दिया कि ये टोटल पोटेंशियल है हमारा। ठीक है, अब दरअसल क्या हुआ कि अब हम लोगों ने सर्किट को ओपन कर दिया, फिर से खोल दिया। अब ये मतलब इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वी गॉट दैट टोटल पोटेंशियल इज इक्वल टू 0, यानी कि एल डी आई बाई डी टी प्लस क्यू बाई सी इज बिकम 0। ठीक है, अब एक चीज़ और, आई को हम लोग डी क्यू बाई डी टी भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें टर्म्स को सिमिलर करना होता है जब हम लोग हमारा डेरिवेशन कर रहे होते हैं, ताकि उसे याद करने में आसानी हो। तो डी आई की वैल्यू डी क्यू बाई डी टी होगी, दैट मीन्स वी गॉट एल और डी की वैल्यू आई की वैल्यू डी क्यू बाई डी टी, और ये डी बाई डी टी तो खैर था ही। ठीक है, सो वी गॉट इट कि वी गॉट प्लस क्यू बाई सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये पूरा फॉर्मूला निकल के आता है। अब ये हमारा क्या आ गया, हाँ, तो ये हमारा हो जाएगा एल डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस क्यू बाई सी इज इक्वल टू 0। तो आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब जो इक्वेशन मैंने आप लोगों को यहाँ पे लिखवाई है, ये दरअसल एक तरीके की इक्वेशन से मैच करती है, और वो इक्वेशन है हमारी कौन सी, डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा वाई इज इक्वल टू 0। तो ये जो है ये दरअसल हमारी सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन है। यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पे हमारी यहाँ पे हमारा ओमेगा स्क्वायर है। तो ये हमारी इक्वेशन के साथ इसके साथ थोड़ी मैच करती है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। तो इससे हम लोग क्या समझ में आता है, हम लोगों को इससे ये समझ में आता है कि ये इक्वेशन जो है वो हमारी एसएचएम की इक्वेशन है, दैट इज़ इट इज़ अ सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन आपने पढ़ा होगा। तो जो हमारे ऑसिलेशंस हो रहे हैं दरअसल इसके अंदर, वो हमारे ऑसिलेशंस भी कैसे ऑसिलेशन है, वो हमारे सिंपल हार्मोनिक मोशन वाले ऑसिलेशन है, एसएचएम के ऑसिलेशंस हैं। तो उसी के थ्रू हम लोग अपनी वैल्यू को यहाँ पे पुट आउट करेंगे, और उन वैल्यू को पुट आउट करने से आई थिंक हम लोगों को उन वैल्यू को पुट आउट करने से हम लोगों को क्या मिलेगा, हम लोगों को मिलेगी हमारी फ्रिक्वेंसी। जो ऑसिलेशन हमारा हो रहा है वो किस फ्रिक्वेंसी से हो रहा है हम लोगों को ये पता चलेगा। तो उसी को लेके आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों को यहाँ पे जब हम लोग कंपेयर करेंगे, ठीक है, किस चीज़ को कंपेयर करना है, हम लोगों को ये ओमेगा और ये हमारा इस वाली इक्वेशन को, क्योंकि ओमेगा ही हम लोगों के पास है एकमात्र ऐसी वैल्यू जो कि हम लोगों को पता है। ठीक है, तो अब मेरे पास एक छोटा सा सुझाव और है कि इस इक्वेशन को क्यों ना हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें। कैसे सिंप्लीफाई करते हैं चलिए देखते हैं। हाँ, तो हमारी जो ये इक्वेशन है इसको पहले हम लोग यहाँ पर लेके आते हैं। ठीक है, ये इक्वेशन हमारी थोड़ी सी अलग है। ठीक है, अब इसको हम लोग दोबारा से यहाँ पे पुट आउट करते हैं, इसको पुट आउट करते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया एल डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस क्यू बाई सी इज इक्वल टू 0। मैं एल इन सभी से कॉमन लेता हूँ, लेकिन एल अगर मुझे यहाँ से कॉमन लेना है तो यहाँ पे एक एल डिवीजन में जाएगा, तो ये हो जाएगा, मतलब या फिर आप ऐसा समझ लीजिए कि मैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही साइड एल से जो है वो डिवाइड कर दे रहा हूँ। तो ये हमारा हो जाएगा डी स्क्वायर क्यू बाई डी टी स्क्वायर प्लस क्यू बाई एल सी इज इक्वल टू 0। आई थिंक कि अब आप लोगों को ये बिल्कुल पूरी तरह सिमिलर लगने होगी। वाई की जगह हमारा क्यू है। ठीक है, आप बड़ा क्यू यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा क्यू आ गया, ये हमारा क्यू आ गया। बेसिकली ये क्यू जो है वो चार्ज ही है। ठीक है, ये हो गया। ओके, तो यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। अब ये जो क्यू वाई की जगह हमारा क्यू आ गया और ओमेगा स्क्वायर की जगह हमारा एल सी ही होगा। तो आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक ये समझ में आया होगा। अब मैं फ्रिक्वेंसी की बात कर रहा हूँ, तो मैं कंपेयर करूँगा ओमेगा स्क्वायर को एल सी से। ठीक है, कंपैरिजन हो रहा है, देखो ध्यान रखना थोड़ा सा कि अगर ये इस इक्वेशन को हम लोग इसके साथ कंपेयर करेंगे तो हम पाएंगे कि y की जगह हमारा q है और ओमेगा की जगह हमारा 1/LC है, ओमेगा स्क्वायर की जगह। तो अगर हम कंपेयर करें, ऑन कंपेयरिंग, इसको मैं फर्स्ट मान लेता हूँ और इसको मैं सेकेंड मान लेता हूँ। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, जब आप फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करोगे तो आप पाओगे कि ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1/LC। ठीक है, ओमेगा हमारा क्या आएगा 1/√LC, और ओमेगा की वैल्यू मैंने आपको पहले बताई थी 2πf होती है, ये हो जाएगी 1/√LC।
और एफ हमारा आ जाएगा 1/2 पाई रूट एल सी। आई थिंक आप लोगों को दिख रहा है यहाँ तक, है ना। तो ये हमारी वैल्यू आई, और ये जो एफ है यही हमारी दरअसल एलसी ऑसिलेशन बताता है कि ये वो फ्रिक्वेंसी है जिस फ्रिक्वेंसी से हमारे इंडक्टर के अंदर ऑसिलेशंस हो रहे हैं। तो ये हमारी पूरी वैल्यू निकल के आती है। और इस फॉर्मूले को अगर आप कंपेयर करें, जब मैंने आप लोगों को रेजोनेटिंग फ्रिक्वेंसी बताई थी एलसीआर सर्किट में, वो फॉर्मूले बिल्कुल, ये दोनों के दोनों फॉर्मूले बिल्कुल पूरी तरह से आइडेंटिकल हैं। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया हो जो भी मैंने आप लोगों को बताया है। पसीना बहुत आ रहा है, गर्मी बहुत है, लाइक करें, आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। अब ये हमारा यहाँ तक आज की वीडियो में सिर्फ यहीं तक था। तो इसके आगे के जो टॉपिक्स हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और अगर आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया है और आप ऐसी वीडियोस आगे और देखना चाहते हैं फिजिक्स की, तो सब्सक्राइब करें ओपेरा क्लासेस को। जो नीचे रेड बटन है आप उसे क्लिक करें, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम ऐसी मज़ेदार वीडियो आप लोगों के लिए लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।